प्रिय दोस्तों, आप सभी का अलका शर्मा एजुकेशन पे हार्दिक अभिनंदन। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपने बनाए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। लक्ष्य ना ओझल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो आइए बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल का नामकरण, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम जैन साहित्य और रासो साहित्य का अध्ययन करेंगे। जैन साहित्य का समय 8वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य रहा। यानी जैन साहित्य का जो कालक्रम निर्धारित किया गया वो 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक किया गया। जैन साहित्य अधिकतर राजस्थान एवं गुजरात के काठियावाड़ में लिखा गया। जैन साहित्यकारों को राष्ट्रकूट, सोलंकी एवं चालुक्य राजाओं ने आश्रय प्रदान किया। जैन साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। यानी आदिकाल में जो रासो साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य लिखा गया या सिद्ध साहित्य लिखा गया, उसके इतने सही प्रमाणिक स्रोत जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाए जितने जैन साहित्य के उपलब्ध हैं। आदिकाल में चरचरी, रास, फागु, चरयू आदि जो है वो जैन कवियों ने ही लिखे हैं। फागु काव्य, बसंत ऋतु का जो मादक गेय काव्य होता है वह फागु कहलाता है। ये चैत्र मास में गाया जाता है क्योंकि बसंत ऋतु का जो आगमन होता है वो चैत्र के महीने में ही होता है। चरचरी, बसंत ऋतु में सामूहिक रूप से गाया जाने वाला यह एक प्रकार का गान होता है जिसका उद्देश्य नृत्य, वाद इत्यादि के द्वारा मनोरंजन करना होता है। यानी जो फागु काव्य होता है वो भी बसंत ऋतु में ही गाया जाता है, लेकिन वह क्या होता है, एक मादक गीत होता है। जबकि चरचरी जो होता है वो एक सामूहिक रूप से गाया जाने वाला मनोरंजन प्रधान गीत होता है। जैन रचनाकारों के काव्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैन साहित्य अधिकतर अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। जिनीदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। यानी अपभ्रंश का जो रास ग्रंथ माना गया सर्वप्रथम वो उपदेश रसायन रास को माना गया, जिसकी रचना जिनीदत्त सूरि द्वारा की गई है। प्रमुख जैन रचनाकार जो निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम है स्वयंभू। स्वयंभू 8वीं सदी यानी इनका समय जो था वो 783 ईस्वी के आसपास माना गया है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश में रामकाव्य लिखने के कारण इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू जो थे इन्होंने अपभ्रंश भाषा में पौमचर्यु नामक कृति की रचना की थी जो रामकाव्य पे आधारित थी, इसलिए इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश का कालिदास जो है वो स्वयंभू को कहा गया है और डॉक्टर भयानी ने इनको कालिदास की उपमा दी है। राम कथा पर इनकी बहुचर्चित रचना पौमचरी है। ये अपभ्रंश भाषा का आदिकाव्य एवं महाकाव्य है जिसमें 12,000 श्लोक है। पौमचर्यु को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। यानी जो पौमचर्यु नामक रचना थी उसको स्वयंभू ने पूरा नहीं किया था, अपितु उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। वृषनेमिचर्यु इनकी अन्य रचना है। इसके अलावा पायकुमार चर्यु और स्वयंभू छंद भी इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि है देवसेन। देवसेन कृत श्रावकाचार आदिकाल का प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। इसका रचनाकाल 933 ईस्वी है और यह परीक्षा में अधिकतर पूछा भी गया है। अगले जैन कवि है पुष्पदंत। रामकाव्य के स्वयंभू के बाद दूसरे महत्वपूर्ण कवि पुष्पदंत 10वीं सदी के हुए। यानी पुष्पदंत का जो समय माना गया वो 10वीं शताब्दी माना गया। शिव सिंह सैगल ने इन्हीं भाषा की जड़ एवं अपभ्रंश का बहुभूति कहा है। यानी अपभ्रंश भाषा का जो वाल्मीकि कहा गया
वो तो स्वयंभू को कहा गया, और अपभ्रंश का जो भवभूति कहा गया वो पुष्पदंत को कहा गया है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वेदव्यास भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार। यह एक महापुराण है जिसके 2 खंड है, आदि पुराण व उत्तर पुराण। अन्य इनकी रचनाएं हैं नायकुमार चरियु, जसहर चरियु, यह एक खंड काव्य है, एवं कोश ग्रंथ। अगले जैन कवि है राम सिंह। इनका समय 11वीं सदी के आसपास रहा है। ये जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी है, यानी जैन साहित्य के जो सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने गए हैं वो माने गए हैं राम सिंह। इनकी प्रसिद्ध रचना पाहुड़ दोआ है। अगले जैन कवि है धनपाल। इनका समय 10वीं सदी के आसपास रहा है तथा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है भविष्यत कहाँ एवं तिलक मंजरी। अगले जैन कवि है हेमचंद्र। इनका समय 1085 से लेकर 1172 ईस्वी के आसपास माना गया है। इनका वास्तविक नाम चंगदेव था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शब्दानुशासन। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। देसी नाममाला कोश, कुमारपाल चरित्र, छंदानुशासन, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगले जैन कवि है सोमप्रभ सूरी। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्यपद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। अगले हैं मेरुतुंग। इनका समय 1304 ईस्वी है। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा है। अगले जैन कवि है शालिभद्र सूरी। इनकी प्रसिद्ध रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। मुनि जिन विजय के अनुसार जैन साहित्य की रास परंपरा का यह प्रथम ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है। अगले हैं कवि आसगु। इनका समय 1200 ईस्वी के लगभग माना जाता है। चंदनबाला रास इनकी चर्चित रचना है। यह 35 छंदों में रचित खंड काव्य है। जैन साहित्य के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंतगिरी रास, जिसकी रचना विजयसेन सूरि के द्वारा की गई। उपदेश रसायन रास, जिसकी रचना जिनीदत्त सूरि द्वारा की गई। स्तुलिभद्र रास, इसको जिनधर्म सूरि ने लिखा है। बुद्धि रास को शालिभद्र सूरि द्वारा रचित किया गया। नेमिनाथ रास सुमित गणि द्वारा लिखी गई। नेमिनाथ चौपई विनयचंद सूरि। और यह जो है बहुत सारे जो एग्जाम्स आयोजित की जाती है परीक्षाएं, उनमें ये पूछे भी जाते हैं। अब है रासो साहित्य। आदिकाल में रचित साहित्य में रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि आदिकाल में जैन कवियों ने जिस रास काव्य की रचना की है वह वीर रस प्रधान रासो काव्य से भिन्न है। यानी जो जैन कवि थे उन्होंने जो रास काव्य लिखे वो उपदेशात्मक और रहस्यात्मक प्रवृत्ति से संबंधित थे, जबकि जो अन्य रास ग्रंथ लिखे गए रासो साहित्य के वो वीररस प्रधान रचनाएं थी। हम यहाँ उन्हीं रासो ग्रंथों का उल्लेख करेंगे जो वीररस प्रधान हैं और जिनकी रचना चारण कवियों ने की है। हम पहले भी यह अध्ययन कर चुके हैं कि आदिकाल में प्रत्येक राजा के दरबार में एक चारण कवि रहता था। तो जो आदिकाल का साहित्य रचा गया वो अधिकतर चारण कवियों के द्वारा ही रचा गया। इसीलिए रामकुमार वर्मा ने और गिरिसन ने इसको चारण काल की संज्ञा दी है। रासो ग्रंथों का सामान्य परिचय जानने से पूर्व रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं, जो निम्न प्रकार है। गारसादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने इसकी उत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई। हरप्रसाद शास्त्री ने राजस से इसकी उत्पत्ति मानी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत
हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया है। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा जिसे भी रास या रासा कहा गया। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न क्रम में हुई: रासक, रासय, रासा और रासो। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब है रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। सर्वप्रथम है अप्रमाणिकता। आदिकाल में जिन रचनाओं पर सर्वाधिक अप्रमाणिकता का आरोप लगाया गया वह रासो साहित्य ही है। इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता एवं अप्रमाणिकता पर तो सर्वाधिक संदेह बना हुआ है। यानी जो रासो साहित्य लिखा गया उसकी जो उपलब्धि रही वो इतिहास सम्मत नहीं रही, इसलिए इसको अप्रमाणिक माना गया। ऐतिहासिकता का अभाव। रासो ग्रंथों की प्रमाणिकता का सवाल सबसे ज्यादा इसके ऐतिहासिक पक्ष को लेकर ही उठाया जाता रहा है। रासो ग्रंथों की तिथियां इतिहास सम्मत नहीं मिलती है। फिर है डिंगल पिंगल शैलियों का प्रयोग। वीररस की कविता डिंगल शैली के अनुकूल है और श्रृंगाररस की कविता के अनुकूल पिंगल शैली होती है। यानी जो वीररस की कविताएं रची गई वो तो रची गई डिंगल भाषा में, और जो श्रृंगाररस की रचनाएं लिखी गई वो लिखी गई पिंगल शैली में। डिंगल और पिंगल शैली क्या होती है? डिंगल जो होती है उसमें राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा का योग होता है, तो जो पिंगल होती है उसमें ब्रज भाषा और अपभ्रंश का योग होता है। अब है युद्धों का अत्यंत सजीव वर्णन। रासो साहित्य में युद्धों का अत्यंत सजीव वर्णन किया गया है, क्योंकि चारण कवियों का एक ही उद्देश्य होता था, अपने आश्रयदाता को सर्वविजेता घोषित करना। इसलिए वह युद्धों का उत्साहपूर्ण एवं सजीव वर्णन करता था। प्रत्येक राजा के दरबार में एक दरबारी कवि होता था जो चारण जाति का होता था, और वह युद्ध के समय भी राजा के साथ उपस्थित होता था, इसीलिए वह युद्धों का सजीव वर्णन कर पाता था। संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना। रासो ग्रंथों में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना मिलती है। विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एकजुट होने की अपेक्षा ये राजा और शासक आपस में ही लड़ते रहे हैं। जो आदिकाल था और जो उसमें रासो साहित्य था उसमें जो था अधिकतर जो राजा थे, जो शासक थे, वो एकजुट नहीं रहते थे, बल्कि वो आपस में ही युद्ध करते रहते थे। इसलिए राष्ट्रीयता का जो अभाव था वो इस रासो ग्रंथों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। और जो राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ वो आधुनिक काल के भारतेंदु काल के समय से माना गया है। वीर तथा श्रृंगार रस की भव्य अभिव्यक्ति। रासो ग्रंथों में वीर तथा श्रृंगार रस की भव्य अभिव्यक्ति पाई जाती है। रासो ग्रंथों में वीर तथा श्रृंगार दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते दिखाई देते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो में। इन रासो ग्रंथों में शांत रस का प्राय अभाव मिलता है। यानी जो रासो ग्रंथ की रचना की गई वो वीर और श्रृंगार रस में की गई और शांत रस का इनमें अभाव रहा। प्रकृति चित्रण। रासो ग्रंथों में मुख्यतः प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण प्राप्त होता है, जैसे पृथ्वीराज रासो में प्रकृति का बारहमासा वर्णन। प्रसिद्ध रासो ग्रंथ एवं उनके ग्रंथकार निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम खुमान रासो। खुमान रासो की रचना दलपत विजय द्वारा की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है। इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति जो है वो पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद एवं षट ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसमें वीर तथा श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाहले द्वारा
1212 ईस्वी में की गई है। बिसलदेव रासो मूलतः एक गेय काव्य है। गेयता का अर्थ है लोकगीतों की तरह गाया जाने वाला रासो ग्रंथ। इसका जो नायक है वो अजमेर का चौहान राजा बिसलदेव तृतीय है तथा इसकी जो नायिका है वो भोज परमार की पुत्री राजमती है। और बिसलदेव रासो की जो नायिका है उसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अधिकतर बार पूछे भी गया है। बिसलदेव रासो 4 खंडों एवं 2000 चरणों का ग्रंथ है। प्रथम खंड में राजा बिसलदेव एवं राजमती के विवाह का वर्णन किया गया है। जो द्वितीय खंड है उसमें बिसलदेव का रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करना एवं वहां 1 वर्ष तक निवास करने का वर्णन किया गया है। तृतीय खंड जो है उसमें रानी राजमती के वियोग का वर्णन किया गया है। चतुर्थ खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लीवा ले जाना तथा बिसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना वर्णित है। शुक्ल जी के अनुसार बिसलदेव रासो घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है, क्योंकि इसमें घटनाएं तो केवल 2 ही घटित होती है। एक तो जो है बिसलदेव का राजमती के साथ विवाह और दूसरा उनका राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाना। बिसलदेव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है, यानी यह एक वीररस की रचना नहीं है अपितु यह क्या है एक श्रृंगारिक विरह काव्य है। बिसलदेव रासो की जो नायिका है वो प्रोसित पतिका नायिका है। प्रोसित पतिका का अर्थ है कि जिसका पति विदेश में रहता है या विदेश चला गया है। बिसलदेव रासो में 12 मासा का जो वर्णन है वो अधिकांश विद्वानों ने कार्तिक मास से आरंभ माना है। बिसलदेव रासो वह रचना है जिसमें 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, यानी जो रासो ग्रंथ थे उनमें जो 12 मासा का वर्णन किया गया वह सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में किया गया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीररस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। ये परिभाषा भी जो है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो ही मिलती है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका राजमती के अलावा और कोई नहीं दिखाई देती। बिसलदेव रासो की भाषा राजस्थानी है। परमाल रासो। परमाल रासो की रचना कवि जगनिक द्वारा 13वीं सदी के आसपास की गई। परमाल रासो में कालिंजर के राजा परमाल एवं उसके आश्रित आहला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। यह रासो एक लोक गेय काव्य है, यानी इसका जो कथन किया जाता है वो लोकगीतों के रूप में किया जाता है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इसका आला खंड के नाम से प्रकाशन करवाया, यानी इसको जो आला खंड नाम दिया गया वो चार्ल्स इलियट के द्वारा दिया गया। 1976 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा परमाल रासो नाम से इसका प्रकाशन करवाया, यानी इसको जो परमाल रासो नाम दिया वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। इस रचना को युद्ध बैलेड्स यानी युद्ध काव्य भी कहा जाता है। यह वीर रस प्रधान गीति काव्य है। वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप यहाँ मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप इस ग्रंथ में मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है, उस ग्रंथ का नाम बताइए। तो वह है परमाल रासो। इसकी कुछ पंक्तियाँ प्रसिद्ध है जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को दिखार। यह आला खंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आज भी यह उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा तथा मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में एक लोकगीत के रूप में गाया जाता है। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना
चंद्रबरदाई द्वारा की गई। चंद्रबरदाई का समय संवत 1225 से 1249 ईस्वी के मध्य माना गया। इनको हिंदी का प्रथम महाकवि कहा गया और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामंत एवं राजकवि थे। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। कहा जाता है कि कवि चंद्रबरदाई जो थे वो बहुत प्रतिभाशाली थे और दूरदर्शी कवि थे, और ये जो थे हमेशा पृथ्वीराज चौहान के साथ एक सखा के रूप में उपस्थित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग है। इसमें सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है, जो इसकी मूल कथा है। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद भी महाराज के साथ गया था तथा अपने पुत्र जलहन को पृथ्वीराज रासो सौंप गया था। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन नरप काज। कहा जाता है कि जलहन ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था, यानी पृथ्वीराज रासो जो है उसको पूर्ण करने का जो श्रेय दिया जाता है वो जलहन को दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है। ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है, और ये परिभाषा अभी हाल ही में जो कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा आयोजित की गई उसमें पूछी भी गई है। पृथ्वीराज रासो की भाषा को लेकर विभिन्न विद्वानों के निम्न मत रहे हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है, यानी रासो की जो भाषा मानी पिंगल वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने मानी। मुनिजित विजय के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान है। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था, यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा को डिंगल कहने वाले जो विद्वान थे वो रामचंद्र शुक्ल थे। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो काव्य को पिंगल शैली में लिखा हुआ बताया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे घटनाकोश कहा है, यानी पृथ्वीराज रासो को जो घटनाकोश नाम दिया और डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को वृत्त महाभारत कहा है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। डॉक्टर वुलर को जब यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं इत्यादि इतिहास सम्मत नहीं हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित नहीं करने की सिफारिश की थी। इस प्रकार वुलर ही वह प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा आदि। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टोड, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि। और ये जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।